बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इमरान खान साहब से उनके वकला बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की है और इसके साथ साथ मुलाकात में जो हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर सुप्रिंटेंडेंट जेल अडयाला को नोटिस जारी कर दी हैं और उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं और मुकदमात की अपीलें चल रही हैं और उन अपीलों का नतीजा कब और कैसे निकलेगा, पहले तो मैं जरा वो आपको सुनवाता हूं कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि तोशाखाना में उनकी वकालत कर रहे हैं और साइफर केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी वकालत कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, उनका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब कब तक रिलीज हो जाएंगे, कब तक वो अपने घर पहुंच जाएंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि हर सूरत में तमाम मुकदमात का फैसला जो है रमजानुल मुबारक में ही हो जाएगा और ईद से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा होकर अपने घर चले जाएंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को पहले सुनिए और फिर उसके बाद मैं अगली खबर आपको दूंगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई 100% ईद से पहले रमज़ान के अंदर मुझे वो अपने घर जाते हुए नजर आ रही है। इन तीनों केसेस में ये एक एक दिन का केस रह गया है, तो एक एक दिन का केस है, इसमें रिहाई मिलती है और वो ईद से पहले अपने घर जाते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की तमाम अपील साइफर, तोशाखाना और इद्दत निकाह, अगर जुडिशरी हमारा साथ दे उन अपील्स को सुनने के लिए, इसलिए साथ दे क्योंकि ये केसेस बड़े ऑब्जेक्शनेबल मैनर में, बड़ी हेस्ट में, ये रात गए तक 4 दिनों में ये 3 फैसले बैक टू बैक आए हैं। ये केसेस ऑलरेडी बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इन पर ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म आ चुका है और सिर्फ इसलिए कि जिस तरीके से ये केसेस कंक्लूड हुए हैं उसी तेज़ी से अगर हमें अपील्स में उनकी सुनवाई का मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई 100% ईद से पहले रमज़ान के अंदर मुझे वो अपने घर जाते हुए नजर आ रही है। इन तीनों केसेस में ये एक एक दिन का केस रह गया है, तो एक एक दिन का केस है, इसमें रिहाई मिलती है और वो ईद से पहले अपने घर जाते हैं। ये अब अदलिया पे डिपेंड करता है, हमें वो अपॉर्चुनिटी ईद से पहले मिलती है जब केसेस बोगस हों, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, 17 महीने से ये चल रही हो। तो इलेक्शंस भी हो गए हैं, बार बार मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सके, तो मकासद तो पूरे हो चुके हैं। अब जो केसेस में है कुछ नहीं, केसेस जब खुलेंगे अपील में शर्मिंदगी होगी, प्रोसिक्यूशन को नदामत होगी और उसमें इमरान खान को रिलीफ आपने बताया जैसे कि अदलिया से तवक्को तो है, अदलिया से उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, अदलिया से उम्मीद हमेशा पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। अगर अदलिया से उम्मीद नहीं रखेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, हमारा निज़ाम नहीं चलेगा, इंसाफ का निज़ाम नहीं चलेगा। अदलिया को मज़ीद जो है एक एक्टिव रोल ज़रूर अदा करना है आने वाले दिन में। उस चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी हैं, लाहौर के भी हैं, कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो वेव चल रही है जिसने पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमेशा से चलती रही है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी होती रही, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी होती रही, उनकी भी पूरी कैबिनेट रही, अब इमरान खान साहब की भी पूरी कैबिनेट जो है वो इसकी लपेट में है। तो ये इसी में क्या सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। फ़ौजदारी का निज़ाम इसमें तबाह हो रहा है, अदालतों का टाइम वेस्ट हो रहा है, जेलें भरी जा रही हैं, और जितना आप कानून उठा लें, मैं जो कानून इमरान खान के लिए उठाता हूँ, या जरदारी साहब का केस होता है या नवाज शरीफ साहब का केस होता है, सो क्या आने वाले वक्त में भी यही होगा? ये दिस हैज़ टू स्टॉप। टीम की मसरूफियत, सुबह आगाज़ हुआ तो 7 ज़मानतें थी खान साहब की, फिर इद्दत और निकाह की अपील थी, उसके बाद अलकादिर का ट्रायल था, उसके बाद साइफर का ट्रायल था। सो ये हमारी मुख्तसर सी मसरूफियत है इमरान खान साहब की एक दिन की। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके लिए बेहतरी आने वाली है। अच्छा, साइफर केस में खान साहब को ज़मानत मिल जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो आप बताइएगा आगे क्या उन पे कितने केसेस हैं और जो आगे भी जा सकते हैं उन तक? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस इस वक्त बने हुए हैं, इस वक्त वो माँ सवाए साइफर के, इद्दत निकाह के और तीसरा तोशाखाना केस के, और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब हो। अब आपको जी लिए चलते हैं बैरिस्टर गौहर की तरफ, और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है। उमैर नियाजी साहब भी उनके साथ हैं, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात खास तौर पे डोनाल्ड लू की जो हियरिंग हुई है उसके बाद हुई है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है डोनाल्ड लू की इस ब्रीफिंग के बारे में और दीगर मामलात में बैरिस्टर गौहर को सुनिए। की एक रूटीन का दिन है थर्सडे,
आज खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बहस हुई है, लेकिन सबसे पहले और अहम डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, उसकी वो स्टेटमेंट जो उसने अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने दी है। उसने सबसे अहम जो बात है, अपने एक ऑफिशियल मीटिंग में जो कांग्रेशनल कमेटी के सामने थी, उसमें इस बात को डिनाई किया है कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। ये इस बात की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जिसने पाकिस्तान को एक साइपर लेटर लिखा था, वो जो 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी आया, उसने उसकी तस्दीक भी कर ली। 3 मरतबा वो अदालत के सामने भी पेश हुआ, 3 मरतबा भी उसने यहाँ भी अदालत के सामने उसको एडमिट कर लिया। उन्हीं की सजेशन पे डीमार्च करवाया गया था, प्रोटेस्ट करवाया गया था, ये होड़ किया गया था कि इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। कल जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले कि क्या डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट झूठ और गलत नहीं है। क्या उसने जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है। अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसलिए हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। खान साहब ने पुरजोर ये मुतालबा किया है और हम असद मजीद को कॉल ऑन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट ज़रूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, उसको डिनाई करें, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने, वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश ज़रूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है। कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। ये कल जो डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, उसमें तो उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं। देखें, दो चीज़ें असद मजीद की स्टेटमेंट में हैं। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है, तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे और उनके साथ लू ने जो साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात को एडमिट किया, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही 2 बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। सेकंड, साथ ही साथ अगर आप इलेक्शन के बारे में देखें तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये 2 लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। 1 घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है। साइपर पे फ़कत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसने कंसील किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडयाला जेल के अंदर समातों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी ये कहती रही हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ भी केस करेंगे, और अब चूँकि उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है
تو اس طرف بھی اب آپ کوئی نظر ثانی کریں گے, کوئی ان کے خلاف بھی کیس کا؟ دیکھیں وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی تھی وہ پارٹی کے بہاف سے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا, اور اس کا تذکرہ بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا, کہ فیملی کچھ کر رہی ہیں, فیملی کا اپنا رائٹ ہے, فیملی کسی اور بارن کورٹ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ ضرور جا سکتے, یہ ان کا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیملی میٹر ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ بھی ڈونلڈ لو سے متعلق ہی ہے. وہاں پہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. رؤف حسن صاحب اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سابق, ان دونوں نے مل کر پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی ڈونلڈ لو اور اس سے متعلق تھی. وہ ذرا سنتے ہیں. دو تین چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ہم پہلے, بیفور وی پروسیڈ اینی فردر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کی ریالٹی کو کل اس ہیئرنگ میں بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اور دیٹ مینس کہ خان صاحب, عمران خان صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب انہوں نے سائفر کی بات کی تو وہ ایک ریالٹی بیسڈ گفتگو تھی. سائفر موجود تھا, ہے, اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے کمپلیٹ جو حقائق ہیں, جو اس کے مضمرات ہیں, وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی ریاست فیصلہ نہیں کرتی. سائفر کی ریالٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا, جو PDM-1 حکومت تھی, تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر وہ بیانیہ چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹیبلش کیا ہے. اس کے بعد وہ بیانیہ چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا, سیکرٹس ایکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت, کل اس ہیئرنگ میں یہ چیز انکانٹروورٹبلی پروو ہو گئی ہے کہ سائفر نام کی ایک چیز وہ ریالٹی ہے اور وہ موجود ہے. اور کل ڈونلڈ لو صاحب نے جو اپنی ٹیسٹیمنی میں اس کا اعادہ کیا کہ یہ موجود ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے, اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. لیکن اس کمیونیکیشن کی ایگزسٹنس کو انہوں نے کل ایکسیپٹ کیا اپنے اس سبمیشن میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو امبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں, اسد مجید صاحب, ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا. جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. The other person at the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. تو یہ جو کنسپریسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ریالٹی نہیں ہے, کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں. پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی, آئی تھنک اٹ واز the 40th, وہ پرائم منسٹر عمران خان, دین پرائم منسٹر عمران خان نے پریزائڈ کی تھی, اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے اس کے تھرو کمیونیکیشن میں جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات تھی کہ اس انٹرفیئرنس کے ناطے حکومت پاکستان ایک اسٹرانگ ڈیمارش سرو کرے گی آن دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی, اور یہ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی گئی تھی. سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں, اور یہ دے ایون گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی, جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے, میٹنگ کے منٹس, ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں, اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے, جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے, وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے, بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی, جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے, اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا
कि I think if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی, اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش. تو یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بلکہ انہوں نے سائفر کا وہ حصہ پڑھ کر بھی سنا دیا جو انٹرسیپٹ نے شائع کیا تھا اور intercept.com کو ملا تھا فوجی ذرائع سے. تو یہ ڈیبیٹ ابھی چلے گی, یہ لڑائی ابھی آگے بڑھے گی کیونکہ ڈونلڈ لو کے بیانات میں تضاد ہے اور اب اسد مجید صاحب کو آنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.